नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। हम और आप अक्सर ये सोचते हैं कि देश की बड़ी संस्थाओं में सर्वोच्च पदों पर आसीन लोग कैसे काम करते हैं, उनका दफ्तर कैसा होता होगा, वो कैसे सिस्टम को चलाते होंगे। हम सबके मन में तब तक अलग अलग तस्वीरें रहती हैं जब तक हम खुद अपनी आंखों से ना देख लें। जैसे प्रधानमंत्री कार्यालय, उसकी तस्वीर तो आप कभी कभार देख ही लेते हैं। राष्ट्रपति भवन, उसकी तस्वीर भी भूले भटके सामने आई जाती है। लेकिन आज हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं वो तस्वीर जो आपने आज तक नहीं देखी होगी। जी हाँ, इस बात की गारंटी है कि बहुत इक्का दुक्का लोग ही होंगे जिन्होंने शायद ही वो तस्वीर कभी देखी हो। पहली बार कोई न्यूज़ चैनल पर वो तस्वीर आप देखने वाले हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के चेंबर की तस्वीरें। आपको हैरानी होगी कि चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के इस चेंबर में फाइलें है ही नहीं। सारा काम डिजिटल है, ऑनलाइन है, कंप्यूटर पे होता है। हमारे सीनियर एडिटर लीगल न्यूज़ आशीष भार्गव की नज़रों से देखिए चीफ जस्टिस के चेंबर की वो तस्वीरें जो पहली बार आपके सामने टीवी पर आ रही हैं। एनडीटीवी का कैमरा आपको ऐसी जगह लेकर आया है जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अदालत के कामकाज से पहले और बाद में अपने चैम्बर में काम करते हैं। एनडीटीवी का कैमरा आज इतिहास में पहली बार दिखाएगा कि आखिरकार कोर्ट रूम के बाद जो जज कॉरिडोर हैं, जहां पर जज कोर्ट रूम से अपने चैम्बर आते जाते हैं, उस कोर्ट रूम के बाद चैम्बर में किस तरह काम करते हैं। एनडीटीवी आपको दिखाएगा कि आखिरकार देश की न्यायपालिका के मुखिया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने चैम्बर में कैसे काम करते हैं। ये न्याय का चेहरा है। मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ अपने काम में लगे हैं। अपने उस चैम्बर में जहां टीवी पत्रकारिता के इतिहास में पहली बार कोई कैमरा पहुंचा है, वो लैपटॉप पर काम कर रहे हैं। इस चैम्बर में कंप्यूटर हैं, लैंप हैं, फोन हैं, टेबल है, मगर टेबल पर फाइलों का ढेर नहीं। बस एक खाली फाइल और एक कागज है जो एक मीटिंग का है। He's there or she's there? She's there, I don't know. Yeah. She's a minister of tourism in the Saint Vincent and the Grenadines. So you have to do all kinds of things. You have to also meet some social and then some serious work starts in the evening. खास बात ये कि पेपरलेस और डिजिटल कोर्ट की वकालत करने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ ने इसकी शुरुआत अपने चैम्बर से की। The laptop is there actually. You want to get it here? Tell Rajinder to get it. जल्द ही सीजेआई को लैपटॉप की जरूरत पड़ गई। मेरा लैपटॉप दे दो। जी सर। हम पूछने ही वाले थे कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताना शुरू कर दिया कि उनका चैम्बर भी कोर्ट की तरह डिजिटलाइज हो चुका है। All our files are the office files. The local was associated with This is like a Dhaka trip. अच्छा, that's a gift I Approved, no? Yeah. सीजेआई खुद ही कंप्यूटर पर ईमेल के जवाब टाइप करते हैं, केस फाइलों को देखते हैं, जरूरी निर्देश भी कंप्यूटर पर ही देते हैं। Everybody now use this computer and laptop and iPad. You know, also they now know that it's so simple. This is the Law clerk. The constitutional the constitution of our internal complaints committee. Presiding officer. सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक कोर्ट के कामकाज के बाद भी सीजेआई का काम खत्म नहीं होता। प्रशासनिक काम देर शाम तक चलता है। Judicial work till 4:30 to 5. Then 5 to 7, 7:30 is engaged with the administrative work. रात को सुबह भी देखना 10 बजे से लोग आ जाते हैं। एक मिनट सबको मिलता है। थैंक यू सो मच। कल आधा मिनट मुझे भी मिला उसमें से। थैंक यू सर। बाय, थैंक यू सो मच। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के चैम्बर से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया के लिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का चेंबर पहली बार किसी न्यूज़ चैनल ने अपने कैमरे के जरिए तमाम दर्शकों तक पहुंचाया है।
एनडीटीवी इंडिया करने वाला देश का पहला ऐसा चैनल। आपको बता दें कि डीवाई चंद्रचूड़ साहब अक्सर सुर्खियों में रहते हैं और हाल ही के दिनों में उनके जो तमाम फैसले रहे उसने भी बहुत सी सुर्खियां बटोरी हैं। इसीलिए ये ज़रूरी लगा कि देश के सामने वो तस्वीर रखी जाए कि चंद्रचूड़ साहब खुद अपने चेंबर में, अपने कमरे में कैसे काम करते हैं। इसीलिए ये खास पेशकश थी। अब आगे बढ़ते हैं आज की और खबरों की ओर। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की बात हो ही रही है, तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने आए उस मामले की बात भी करनी ज़रूरी हो जाती है, जिसमें आज कोर्ट ने साफ कर दिया कि न्याय की जो व्यवस्था है, न्याय की महिमा यानी कि मैजेस्टी ऑफ लॉ को कायम रखने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे सामने कोई भी क्यों ना हो। हम बात कर रहे हैं दुनिया भर में नाम कमा चुके योग के महारथी के तौर पर माने जाने वाले रामदेव और उनके सहयोगी बालकृष्ण की। अपनी दवाओं से जुड़े भ्रामक विज्ञापनों के लिए सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में खड़ी पतंजलि आयुर्वेद के संस्थापक रामदेव और उसके चेयरमैन बालकृष्ण को आज फिर जमकर फटकार लगी है। और कोर्ट की इस फटकार के दायरे में केवल वही नहीं आए, सर्वोच्च अदालत ने केंद्र सरकार और उत्तराखंड सरकार को भी इस मामले में आज सख्त हिदायतें दी हैं और कड़ा एक्शन लेने की बात कह डाली। इस दौरान उत्तराखंड सरकार के बड़े अधिकारी हाथ जोड़कर कोर्ट में खड़े दिखाई दिए। दरअसल पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 2 जज जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने रामदेव और बालकृष्ण पर कोर्ट की अवमानना के लिए माफी का हलफनामा दाखिल करने को कहा था। हमने आपको दिखाया था, आपको याद भी होगा। लेकिन जिस तरह का हलफनामा दाखिल किया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कहा कि हम हलफनामा ठुकरा रहे हैं। यह केवल एक कागज का टुकड़ा है। यह जानबूझकर कोर्ट के आदेश की अवहेलना है। हम इस केस में ज्यादा उदार नहीं होना चाहते। आप नतीजा भुगतने को तैयार रहें। हम केंद्र सरकार के जवाब से भी संतुष्ट नहीं हैं। आपने अदालत की प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले लिया है। जब आप पकड़े गए तब आपने ये फाइल किया, माफी भी तब मांगी जब बुलाया गया। जस्टिस हिमा कोहली ने तो सुनवाई के दौरान माफीनामे पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जब तक मामला कोर्ट में नहीं आया, अवमानना करने वालों ने हमें हलफनामा भेजना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने पहले इसे मीडिया को भेजा। कल शाम 7:30 बजे तक इसे हमारे लिए अपलोड नहीं किया गया। साफ तौर पर वो प्रचार पर यकीन रखते हैं। हमने ताज़ा हलफनामे को स्वीकार करने को लेकर अपनी आपत्ति जता दी है। हमने ये भी बता दिया है कि कारण बताओ नोटिस के बावजूद अवमानना करने वाले व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से बचने की कोशिश करते रहे। ये स्वीकार्य नहीं है। पतंजलि का व्यवसाय और इसकी फैक्ट्रियां और मुख्यालय क्योंकि उत्तराखंड में स्थित है, तो इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ भी सख्त रुख आज दिखाया। उत्तराखंड सरकार के अधिकारी कोर्ट में हाथ जोड़े खड़े दिखे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम ये क्यों ना माने कि आप इन लोगों से मिले हुए हैं। आपने जानबूझकर आंखें मूंद कर रखी हैं। आपने ये क्या किया है? आप हमारे आदेश का इंतजार करते रहे। उत्तराखंड के अफसरों ने बस फाइल चलाई। ऐसा 6 बार हुआ। आगे पीछे के लाइसेंसिंग अफसर चुप रहे। पिछले अफसर हलफनामा दें, ऐसा क्यों किया गया? अधिकारियों को निलंबित किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का मजाक बना दिया है। कोर्ट ने साफ तौर पर उत्तराखंड सरकार और उसके लाइसेंसिंग अफसरों को इस साजिश में शामिल बताया। कोर्ट ने कहा कि हम उत्तराखंड की लाइसेंसिंग अथॉरिटी की कार्रवाई से हैरान हैं, जो दिखाती है कि राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने फाइलों को आगे धकेलने के सिवाय कुछ भी नहीं किया और मामले को धीमा करने की साफ तौर पर कोशिश की। राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी और संयुक्त निदेशक के पद पर रहे व्यक्ति 9 महीने गहरी नींद में सोए रहे, जबकि यह समय मामले को जानने के लिए काफी था। उससे पहले के अधिकारी भी इस मामले में संलिप्त हैं और जब दिव्य फार्मेसी कानून का उल्लंघन कर भ्रामक विज्ञापन दे रही थी, तो उस समय के अपने काम के सफाई देने के लिए उन्हें हलफनामा देना होगा। दिव्य फार्मेसी द्वारा राज्य की चेतावनियों के प्रति जिस तरह का तिरस्कार दिखाया गया, उससे उनके जवाब का सुर और भाव स्पष्ट हो जाता है।
इसके बाद कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों से कहा, अफसरों ने फाइलों को धकेलने के अलावा क्या किया है? हम अफसरों के सदाशय व्यवहार की आपकी दलील पर सख्त आपत्ति दर्ज करते हैं। हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। फिर अंग्रेजी का एक शब्द, एक फ्रेज इस्तेमाल किया, वी विल रिप यू अपार्ट ऑन बोनाफाइड, यानी हम आपको फाड़ कर रख देंगे। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी बहुत ही सख्त मानी जा रही है। ऐसा बहुत ही कम होता है जब सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में इतने तीखे शब्दों का इस्तेमाल करता हो या टिप्पणी की हो। यह साफ दिखाता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अभी तक के आदेशों को कितने हल्के तरीके से पतंजलि और दिव्य फार्मेसी से जुड़े लोगों ने लिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि 2018 से अब तक उत्तराखंड में जिला आयुर्वेदिक और यूनानी अफसरों के पद पर रहे सभी अफसरों को अपने द्वारा की गई कार्रवाइयों पर जवाब दाखिल करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जब वकीलों और अधिकारियों ने अपनी गलती मानी और सुधारात्मक उपाय लेने की बात कही, तो कोर्ट ने कहा कि उन लोगों का क्या जिन्होंने पतंजलि की ये दवाएं उन रोगों के लिए ली जिनका इलाज नहीं किया जा सकता। क्या आप किसी आम आदमी के साथ ऐसा कर सकते हैं? तो कोर्ट ने साफ तौर पर आने वाले दिनों में इस मामले में कोई सख्त फैसला लिए जाने का संदेश दे दिया है। कोर्ट ने मामले में 16 अप्रैल को अगली सुनवाई अब तय की है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सख्त रवैया अपनाने के पीछे आखिर क्या वजह रही, इसी पर हमने सोचा कि आज किसी जज के साथ बातचीत की जाए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस दीपक गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर आपका जज साहब। मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों के मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो आज रुख दिखा वो काफी सख्त दिखाई देता है। सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज के तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो बड़ा सख्त रुख दिखाया सुप्रीम कोर्ट ने, आज ही नहीं पिछले 2-3 पेशियों में ये रुख सख्त दिखाया जा रहा है। इसका कारण ये है कि पतंजलि जो कंपनी है, बाबा रामदेव जी और आचार्य बालकृष्ण जो इस कंपनी के प्रमुख हैं, इन सब ने कोर्ट के ऑर्डर ऐसा ठान दिया हुआ था कि हमने कोर्ट के ऑर्डर के मानना ही नहीं है, परवाह नहीं कर रहे थे ये ऑर्डर की। हमारे देश में एक मैजिक रेमेडीज एक्ट है कि कोई भी आदमी ऐसा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी जो दवाई है उससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब तक कि वो टेस्टेड ना हो और वो बिल्कुल सारे टेस्ट के बाद सर्टिफाई की जाती है कि जी ये जो दवाई है ये इस बीमारी के लिए बिल्कुल सही है। अब ऐसा तो किया नहीं, इन्होंने कोविड के दिनों में ये कहना शुरू कर दिया कि जो इनकी जो फॉर्मुलेशन थी और इनकी जो दवाइयां वो कोविड को बिल्कुल ठीक कर देती हैं और एलोपैथिक में कोई भी इलाज नहीं। अब आप एक चीज देखिए कि गवर्नमेंट उस टाइम, और बिल्कुल सही रुख था गवर्नमेंट का, कि सरकार का रुख ये था कि जहां तक हो सके हर एक आदमी को वैक्सीन लगे, और वो वैक्सीन लगे उससे बहुत फायदा भी हुआ। और ये कहना कि जी एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है, मैं ये नहीं बोलता कि आयुर्वेदिक अच्छी चीज नहीं है, आयुर्वेदा में भी बहुत गुण हैं। देयर आर मेनी थिंग्स ऑफ आयुर्वेदा विच मे बी बेटर देन एलोपैथी। पर ये कहना कि जी सिर्फ आयुर्वेदा ही अच्छा और एलोपैथिक बिल्कुल बकवास है या उसका विपरीत बोलना, दोनों ही गलत है। तो इन्होंने तो एक कोर्ट के ऑर्डर मानते नहीं थे। कोर्ट बोलता था आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना रिलीज करो कि जी हम सारी मरीजें सारी आपकी बीमारियों का हल निकाल देंगे, ऐसी एडवर्टाइजमेंट ना इशू करो कि जी एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं है। और ये इंडियन मेडिकल काउंसिल ने रिट फाइल की। देखो डॉक्टर 5-5 साल 7-7 साल पढ़ के वो इतनी मेहनत करके MBBS MD, आई मीन पीपल लाइक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जो कोविड के दिनों में रोज टीवी पे आते थे, हम सब सुनते थे ध्यान से उनको इन्होंने तो ऐसे नकार दिया कि ये तो बिल्कुल यूजलेस। सो अब कोर्ट का मेरे हिसाब से बिल्कुल सही रवैया है कि अब आप माफी एंड स्टेज पे आके माफी मांग रहे हो, जब पता चल गया कि कोर्ट ने तो आपको कंटेम्प्ट के लिए अंदर करना ही कर। जब ये स्टेज आती है जो कंटेम्प्ट में कोर्ट बड़ा मैग्नेनिमस होता है
कि हम कोर्ट में कभी ये नहीं देखते कि हमने किसी को जेल भेजा है। पर ये जो माफी मांगने का तरीका है, ये भी माफी भी शुरू शुरू में मांगी जानी चाहिए। ये नहीं कि जब देख लिया कि अब कोर्ट ने कुछ और नहीं करना, कोर्ट ने तो हमारे को कंटेम्प्ट के लिए गिल्टी होल्ड करना ही है, फिर माफी मांगने लगे। इसलिए कोर्ट थोड़ा सा नाराज तो लग रहा है, और सही है कोर्ट। जस्टिस गुप्ता, मैं ये भी पूछना चाहूंगा आपसे, क्या इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने किसी और मामले में इतना सख्त रुख अख्तियार किया है? नहीं नहीं, कई ऐसे केस होते हैं जहाँ सख्त रूप होता है, कोई एक नहीं कई होते हैं ऐसा। इसमें कोई ये सिर्फ ये है क्योंकि बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इन्वॉल्व हैं, बाबा रामदेव इन्वॉल्व हैं, आचार्य बालकृष्ण इन्वॉल्व हैं, इसलिए इसका जरा। बाकी तो अगर कोई भी आदमी कंटेम्प्ट करता है तो उसको तो जो भी कार्रवाई कानूनी तौर पे होनी चाहिए वो होनी चाहिए। जहां तक अफसरों का सवाल है, वो तो साफ दिख रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव और इनकी बहुत बड़ी पहुंच है, तो इसलिए इनके केसों में कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। वो ना उत्तराखंड के अधिकारी कर रहे थे, ना सर सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी कर रहे थे। अब सब मान रहे हैं कि जो इन्होंने कहा वो गलत कहा, पर एक्शन क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो सवाल, जो मुद्दा उठाया है कि आपने आज तो माफी मांग ली, जो 2 साल आपकी दवाई लोगों ने खाई, जिसके पैसे उन्होंने दिए, जिससे उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उसका हर्जाना कौन भरेगा? जस्टिस गुप्ता, अब मुझे याद है आप जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे तो आपने भी इन्वायरमेंट को लेकर कई बड़े मामलों में सरकारों को कटघरे में खड़ा किया था। यहां भी मुद्दा कुछ ऐसा ही है कि भ्रामक दावों को लेकर आरोप लग रहे हैं कि सरकार चुपचाप बैठी रही। आपको लगता है कि ऐसे में सिर्फ फटकार काफी होगी या फिर कुछ सख्त कदम भी उठाने होंगे जो आगे के लिए नजीर बन सके? नहीं नहीं, सख्त कदम देखो, कोर्ट की मर्यादा सबसे अहम है। कोर्ट की अगर मर्यादा, अगर कोर्ट के ऊपर लोगों को विश्वास हट जाएगा, अगर लोगों को ये लगेगा कि हम कोर्ट के ऑर्डर्स की अवहेलना करें और हमारे खिलाफ कुछ नहीं होगा, फिर वो एक ऐसा दिन होगा जो हमारी देश के लिए अच्छा नहीं होगा। तो कोर्ट की मर्यादा तो हर एक को रखनी चाहिए, और जितना हायर ऑफिस, जितना आदमी के ऊंचा ओहदा है, जितना वो बड़ा आदमी है, चाहे सरकार में हो या बिजनेस में हो या राजनीति में हो, पॉलिटिक्स में हो, रिलीजन में हो, जो टॉप लेवल पे है उनको एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि हम कोर्ट के ऑर्डर्स को ओबे करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। यहां पे इन दोनों ने बिल्कुल रिस्पेक्ट करने की कोशिश नहीं की, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे वर्चुअली क्रिटिसाइजिंग दी कोर्ट ऑर्डर्स। कल भी ये जो एफिडेविट था वो प्रेस में पहले दे दिया और कोर्ट में बाद में दिया। ऐसे थोड़ा चलते। जस्टिस गुप्ता, ये बताइए कि तो क्या आप ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की आज जैसी सख्ती उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्करेज करने में बड़ी भूमिका निभाएगी जो रूल ऑफ लॉ यानी कानून या संविधान को हल्के में लेते हैं, और इससे मैजेस्टी ऑफ जस्टिस यानी न्याय की महिमा और बढ़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, और ये सही कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, क्योंकि जो मर्यादा है सुप्रीम कोर्ट की, जो मैजेस्टी ऑफ लॉ बोली जाती है, जो आपने बोला रूल ऑफ लॉ है, अगर ये खत्म हो जाए तो डेमोक्रेसी इज एट पेरिल। देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी इफ देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, एंड देयर कैन बी नो रूल ऑफ लॉ विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ये जब सारी चीजें इकट्ठी चलेंगी तभी एक रूल ऑफ लॉ होगा। अगर बड़े बड़े लोग कानून के अवहेलना कर लेंगे तो गरीब लोग यही सोचेंगे कि कानून उनके लिए कुछ और है, हमारे लिए कुछ और है। और जिस दिन ये लोगों में ऐसा बिलीफ आ जाए कि अमीर और पावरफुल आदमी के लिए कानून कुछ और है, और गरीब और जिसके पास उतनी हैसियत नहीं है उनके लिए कानून ज्यादा सख्त है, दैट विल बी अ वेरी सैड डे फॉर डेमोक्रेसी, द इंडियन जुडिशरी। जस्टिस गुप्ता, इस बेबाकी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हाई और माइटी जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कोई नज़ीर स्थापित करने वाला है अपने इस रूलिंग के जरिए? 16 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई, उस पर हम सब की नज़र रहने वाली है।
सुप्रीम कोर्ट की बात ही चल रही है तो आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिल पाई है। इसका सीधा मतलब यह है कि कम से कम इस हफ्ते तो उन्हें अब जेल में यानी तिहाड़ में रहना ही होगा। अरविंद केजरीवाल के वकील दिल्ली हाईकोर्ट के कल के फैसले के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका कल खारिज कर दी थी। इस पर केजरीवाल के वकील और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने आज सुबह चीफ जस्टिस की कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग यानी तुरंत सुनवाई की मांग की। चीफ जस्टिस यानी डीवाई चंद्रचूड़ ने यह स्पष्ट करने से इनकार कर दिया कि आज सुनवाई होगी या नहीं होगी। बस ये कहा कि ठीक है, हम इसको देखेंगे। लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज दिन भर सुनवाई नहीं हुई। ईद की छुट्टी है और फिर शनिवार और रविवार की छुट्टी भी सुप्रीम कोर्ट में है। अब कोर्ट सोमवार को खुलेगा। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आपके नेता जब कई समन के बाद भी हाजिर नहीं हुए तो ईडी के पास बहुत ही कम विकल्प रह गया था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि आरोपों से लग रहा था कि केजरीवाल अपराध से मिले पैसे को छुपाने और उसके इस्तेमाल में सक्रिय तौर पर शामिल रहे। इस बीच अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए पानी की तेज बौछारों का इस्तेमाल किया। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की अगुवाई में इस प्रदर्शन के दौरान सचदेवा बैरिकेड पर चढ़ गए थे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया तो वो नीचे गिर गए। उनकी नाक से खून आने लगा। उन्हें पास ही आरएमएल अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि केजरीवाल जेल में रहकर ही दिल्ली की सरकार चलाएंगे। इस सिलसिले में अभी तक 2 बार दिल्ली सरकार के मंत्री जेल से केजरीवाल के 2 आदेशों का हवाला देकर पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि दिल्ली की सरकार इस तरह चलाने से संवैधानिक संकट पैदा हो गया है और केजरीवाल को अपने पद से अब इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली में क्या केजरीवाल जेल में रहकर सरकार चलाते रह पाएंगे? ये मामला इसलिए भी गंभीर हो चुका है क्योंकि दिल्ली के उपराज्यपाल पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में सरकार ऐसे नहीं चलेगी। यही नहीं, उन्होंने अपनी बुलाई बैठकों में दिल्ली के कैबिनेट मंत्रियों के शामिल न होने की शिकायत भी गृह मंत्रालय को लिखे एक पत्र से कर दी थी और गृह मंत्रालय इस मामले में कानूनी राय अब ले रहा है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा की रिपोर्ट देखिए। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या फिर दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने वाला है? जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार उपराज्यपाल की लिखी हुई चिट्ठी पर कानूनी राय ले रही है, ये जानने के लिए कि क्या जेल में रहकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना काम कर सकते हैं। एलजी वीके सक्सेना पहले ही कह चुके हैं कि दिल्ली में प्रशासनिक तौर पर कई मुश्किलें आ रही हैं। कानून के जानकार मानते हैं कि संविधान में कोई रुकावट नहीं है, केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं। अरविंद केजरीवाल के लिए स्पेशल जेल उनके घर के एक हिस्से में होनी चाहिए, जहां से सिक्योरिटी के होते हुए वो अपनी कार्रवाई भी कर सकते हैं और चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी भी निभा सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। उनको कोई रोक नहीं सकता है, बल्कि बहुत सी रिटें हाईकोर्ट में लग रही हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। कोई कानून ऐसा नहीं है जो उनको रोक सके कि वो चीफ मिनिस्टर का अपना पद छोड़ें या उसकी जिम्मेदारी को ना निभाएं। उधर बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल को जल्द त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार चला सके। मैंने कहा है कि यदि कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी तो कैबिनेट की बैठक जेल में नहीं हो सकती है और कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करते हैं और सप्ताह में एक बार चीफ मिनिस्टर को और मिनिस्टर्स को दिल्ली के ऑनरेबल एलजी से मिलना होता है। अनेक विषयों पर चर्चा करनी होती है। क्या दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर मुख्यमंत्री से और उनके मंत्रियों से मिलने के लिए जेल में जाएंगे? और जेल के नियम इसके लिए अनुमति नहीं देते हैं। या कोई सीक्रेट फाइल है, क्या ऑफिसर्स उस सीक्रेट फाइल को लेकर अरविंद केजरीवाल के पास जेल में जाएंगे? जेल के नियम अनुमति नहीं देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल को आज नहीं तो कल त्यागपत्र देना होगा, नहीं तो कानून अपना काम करेगा।
उधर आपका आरोप है कि बीजेपी दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कोशिश कर रही है। ये पहली बार हुआ है कि कोड लगने के बाद ये एजेंसीज इस तरीके से किसी को भी उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हमने भी एक चिट्ठी दी थी, रिप्रेजेंटेशन दिया था इलेक्शन कमीशन को, और उसके जवाब का वेट कर रहे हैं अभी तक। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोड लगने के बाद एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उठा के जेल में डाला। दिल्ली सरकार और एलजी के बीच टकराव का सबसे बड़ा मुद्दा शक्तियों के विभाजन का है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। पिछले 8 सालों में 3 एलजी रहे, तमाम अदालती आदेश आए, लेकिन विवाद नहीं थमा। ताज़ा टकराव तब ज्यादा पेचीदा हुआ जब एलजी ने ही आबकारी नीति मामले में कथित घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसी मामले में केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत आपके टॉप नेताओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन ये वैध सवाल है कि जेल में रहते क्या प्रभावी ढंग से केजरीवाल दिल्ली की जनता के लिए काम कर पाएंगे? नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। इस बीच शाम होते होते केजरीवाल सरकार को आज एक और बड़ा झटका लग गया। उनके समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने सरकार और पार्टी दोनों से ही अचानक इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के लिए यह घटनाक्रम बहुत तेजी से हुआ। उनके इस तरह अचानक इस्तीफे पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि 6 महीने पहले नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर पर भी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने छापा मारा था और करीब 22 से 23 घंटे तक घर की तलाशी ली थी। आम आदमी पार्टी राजकुमार आनंद के इस्तीफे को अपनी पार्टी को तोड़ने की साजिश के तौर पर देख रही है। दोपहर के 2:30 बजे तक दिल्ली की केजरीवाल सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी के पक्ष में और मिलकर संजय सिंह के वीडियो शेयर कर रहे थे। एक 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, उनकी मुलाकात के लिए पहले जेल प्रशासन ने हमको टोकन नंबर अलॉट कर दिया कि आपको मुलाकात आज की तारीख में कराई जाएगी और फिर उस मुलाकात को कैंसिल कर दिया। लेकिन घंटे भर बाद उन्होंने पार्टी पर भ्रष्टाचार में डूबे होने और दलितों की अनदेखी करने का आरोप लगाया और सरकार और पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सर, आज आपने इस्तीफा दिया है, क्या कारण? देखिए, कारण ये है कि मैं राजनीति में मंत्री बना, जो भी बना आज बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वजह से बना और पे बैक टू सोसाइटी करने के लिए बना। दलितों की जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो जो पार्टी अगर उससे पीछे हटती है तो मुझे फिर वहाँ रहने का कोई औचित्य समझ नहीं आता, इसलिए मैंने क्या किसी पार्टी में आप जाएंगे? नहीं, मैं कहीं नहीं जाएगा। राजकुमार आनंद 2020 में पहली बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर विधायक बने और नवंबर 2022 में उन्हें केजरीवाल ने अपनी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। नवंबर 2023 में राजकुमार आनंद के घर ईडी ने लगभग 22-23 घंटे तक छापा मारा था। आम आदमी पार्टी इसे झटके की बजाय बीजेपी पर हमला करने के मौके के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। कितना बड़ा झटका आप इसको मान रहे हैं, खासतौर तब जब अरविंद केजरीवाल इस समय तिहाड़ में जेल में बंद हैं? देखिए, नुकसान तो है ये पार्टी का, और जब से अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन नवंबर में आना शुरू हुआ, अरविंद जी हर बार यही कहते थे कि ये सम्मन जो है इनकी पूछताछ मकसद नहीं है। ईडी का मकसद है कि किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए और पीछे से पार्टी के विधायकों को तोड़ के इनकी पार्टी को क्रश किया जाए और पंजाब और दिल्ली की सरकार को गिराया जाए। आज वो बात साबित हो गई कि अरविंद जी के जाते ही आप देखिए हमारी पार्टी के विधायकों के यहाँ ईडी के इनकम टैक्स के छापे पड़ने शुरू हो गए, हमारे नेताओं के यहाँ छापे पड़ने शुरू हो गए, उनको सम्मान आने शुरू हो गए। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तार होने के बाद आम आदमी पार्टी के जालंधर से सांसद सुशील कुमार रिंकू और जालंधर वेस्ट के विधायक शीतल अंगुराल भी आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। बेशक आम आदमी पार्टी ये दावा कर सकती है कि उसने जो कहा सो हुआ, लेकिन अहम नेताओं का या फिर ऊंचे पद पर बैठे हुए नेताओं का आम आदमी पार्टी छोड़कर जाना आम आदमी पार्टी की सेहत के लिए चिंता की बात जरूर है, और खासतौर से तब जब खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जेल में हैं। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी मनोज ठाकुर के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी मीडिया। तो खबरों की खबर में वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार जरूर रहिए मेरे साथ, कुछ और है बड़ी खबर।
चुनावों का वक्त चल रहा है, कुछ नए चेहरे भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक चर्चित चेहरों से हम लोग बीच बीच में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आज आपको हम एक ऐसे ही चेहरे से मिलवा रहे हैं। ये बीजेपी के कैंडिडेट हैं, पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और खास बात यह है कि उन्होंने कॉरपोरेट वर्ल्ड से सीधे पॉलिटिक्स की दुनिया में प्रवेश किया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जिसमें पीएम मोदी का नाम अनाउंस हुआ था, उसी 195 नामों में से इनका भी एक नाम था। ये हैं साकेत मिश्रा। यूपी की श्रावस्ती सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उनके नाना भी राजनीति में रहे और पिता नृपेंद्र मिश्रा एक जाने माने नौकरशाह हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे और बाद में राम मंदिर निर्माण के लिए बने ट्रस्ट की उन्होंने अध्यक्षता अब तक निभाई है। तो साकेत मिश्रा के पास एक बड़ी विरासत है। उनके लक्ष्य क्या हैं, इसी सब पर मैंने कुछ देर पहले उनके साथ ये खास बातचीत की थी, उसके कुछ अंश दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी की सीट बनारस, वो पूर्वांचल में, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के, वो पूर्वांचल में, श्रावस्ती सीट का बॉर्डर लगता है इन तमाम इलाकों से। इस इलाके में अब बनारस में इतना बड़ा डेवलपमेंट कॉरिडोर बन गया, एयरपोर्ट बन गया, अयोध्या में मंदिर बन गया, वहाँ पर एयरपोर्ट शुरू हो गया है। अब आप क्या कहना चाहते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर और सीएम की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये जिसका जो डेवलपमेंट हुआ है, ये आपके लिए कितना एडवांटेजियस है, आपके लिए, श्रावस्ती के लिए? देखिए, लोग जो हैं, जो आम जनमानस है, मेरे इलाके को ले लीजिए या देश के किसी भी इलाके को ले लीजिए, सच ये है कि जो ये मंदिर नहीं था, ये कहीं ना कहीं पीढ़ियों से दर्द था लोगों के मन में, और मंदिर बनने से धार्मिक तौर पे ये पीड़ा तो खत्म हो गई है। और जो अगर आप कभी समय मिले हो, आप अभी जाके देखें, इतने लोग दक्षिण भारत से आ रहे हैं इस समय रामलला के मंदिर में दर्शन करने के लिए कि एक अजब ही दृश्य है, अद्भुत दृश्य है वहां पर इस समय। उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जो ये राम और रामलला का मंदिर धर्म से भी बड़ा सब्जेक्ट है। ये देश के आत्मविश्वास, देश को एकजुट करने के लिए, देश की विचारधारा जो है कि जैसे मर्यादा पुरुष राम है, किस तरह से नेतृत्व होना चाहिए, इससे बहुत सारे पहलू हैं मंदिर से। मैं तो वहां अयोध्या में क्या क्या काम हो रहा है उसमें तो जाऊंगा ही नहीं कि इतना वहां पे आर्थिक व्यवस्था में सुधार आ रहा है, पर इससे जैसे एक अचानक वो अंग्रेजी में शब्द होता है कैटलिस्ट बन गया है राम मंदिर, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे धर्म के लिए और आम जनमानस में ऊर्जा भरने के लिए, तो उससे फर्क तो पड़ेगा ही। एक और बात पूछना चाहूँगा आपसे, आपकी इजाज़त से। सीमावर्ती ज़िला है श्रावस्ती, नेपाल से बॉर्डर लगता है, तराई का इलाका है। इस इलाके में बहुत बड़ी तादाद माइनॉरिटीज़ की भी है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करीब 25 से 30% आबादी जो वोटर्स की है वो मुस्लिम्स की है। क्या है स्ट्रेटजी आपके लिए? क्या आप क्योंकि बीजेपी के कुछ नेताओं ने अतीत में बयान दिए हैं, 80-20 की बात की है, आपको लगता है ये बयान आपके लिए नुकसानदायक होंगे? इसको आप कैसे निपटेंगे इससे? मेरा बहुत ही बेसिक सा विचार है कि जब बिजली आती है तो किसी का धर्म नहीं पूछती है, घर में बच्चे पढ़ लेते हैं। सड़क बनती है तो किसी की गाड़ी को रोक करके कोई सड़क पूछती नहीं है कि आप किस धर्म के हैं, किस जाति के। अगर हम लोग विकास करते रहेंगे तो वो एक अंग्रेजी में होता है कि अगर राइजिंग टाइड लिफ्ट्स ऑल बोट्स, सच ये है कि विकास जब होता है तो सबके जीवन में सुधार लाता है। उसके लिए और उसी विचारधारा से हम लोग काम करें, और क्योंकि मैं यहीं पे फोकस रखता हूँ, अपना प्राथमिकता यहीं पे रहती है, तो मैं ज्यादा और जगह का तो नहीं जानता हूँ, पर यहाँ पे मैं जरूर कह सकता हूँ कि हर भारतीय नागरिक के मन में इस समय ये संतुष्टि है कि माननीय मोदी जी जो बदलाव ला रहे हैं वो सही बदलाव ला रहे हैं और सुधार ला रहे हैं उनकी जिंदगी में। तो ये जब तक है, और अगर आप रिजल्ट्स देखिए तो हो ही नहीं सकता है कि अल्पसंख्यक वोट ना कर रहे हो बीजेपी के लिए, जिस तरह के हमारे उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए मुझे कोई खास चिंता नहीं लगती है। अंत में समन्वय, समावेश, ये केवल शब्द नहीं है। अगर हम लोग को जीना है भारत में तो सबको साथ में जीना है और सबको राष्ट्रभक्ति के साथ जीना है, तो इसलिए मुझे कोई खास चिंता नहीं है। आपको तो मुस्लिम के वोट चाहिए ना?
मुझे हर वोटर के वोट चाहिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए थे, पता नहीं मुझे उनको कहना चाहिए कि नहीं, पर उन्होंने केवल एक चीज कही कि कोई ऐसा वोटर ना हो जिसको लगे कि हमें उनका वोट नहीं चाहिए। हर दरवाजा खटखटाना है, क्योंकि भारत को अगर बढ़ना है सब बढ़ेंगे एक साथ। बहुत बेबाकी से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए। मैं उम्मीद करता हूं इस इंटरव्यू के ज़रिए आपकी तमाम चीज़ें आपके बारे में आपके वोटर्स जान पाएंगे, समझ पाएंगे और ये भी समझ पाएंगे कि साकेत मिश्रा जो कि कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम कर रहा था, आराम से ऐशो आराम की ज़िंदगी सिंगापुर में जीत रहा था, वो आखिरकार क्यों वापस अपनी जड़ों पे श्रावस्ती लौटा है और वहाँ के विकास की बात करना चाहता है। साकेत मिश्रा जी, एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।